लोग कहते हैं कि मैं इंडिफरेंट और डिस्टेंट हूं, कोल्ड और रूथलेस हूं, पर उन्हें कैसे पता होगा कि मैं इमॉर्टैलिटी नाम की एक अजीब बीमारी से सफर कर रहा हूं, जिसकी वजह से मैं हर कुछ टाइम बाद एक गहरी नींद में चला जाता हूं। अपनी पहली नींद में मैंने उस इंसान को खो दिया जिससे मैं सालों से प्यार करता था। 10 साल पहले वॉर के टाइम मीनू सिर्फ एक आम इंसान थी। शायद अब वो यहां नहीं है, पर फिर भी अपने दिमाग में यादों के टुकड़ों के साथ मैं उसके घर पहुंचा और डोर नॉक किया। क्या मीनू है? आवाज सुनकर एक छोटी बच्ची ने अंदर से अपना सर बाहर निकाला। बड़े भैया, आप किसे ढूंढ रहे हो? इस बच्ची को देखकर मैं हैरान रह गया। क्या ये मीनू का घर नहीं है? मैं किसी मीनू को नहीं जानती। आप गलत जगह आ गई हैं। बच्ची की बातें सुनकर मेरी आंखों में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दिखी, पर जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, एक फेमिलियर आवाज आई। पापा, क्या ये आप हो? मैं धीरे से मुड़ा। एक जाना पहचाना चेहरा एक बार फिर मेरी आंखों के सामने था। धम। औरत के हाथ में जो सब्जियों की बास्केट थी वो जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे एकदम से। वो बच्ची तुरंत दौड़कर बाहर आई और अपने छोटे हाथ फैलाकर हम दोनों के बीच खड़ी हो गई। मेरी मम्मी को हर्ट मत करो। बच्ची के मुंह से ये सुनकर मैंने अपनी बचपन की दोस्त को कंफ्यूजन से देखा, पर मेरी नजरों के सामने मीनू पीछे नहीं हटी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेरे चेहरे को टच किया। 10 साल हो गए हैं, तुम आज भी बिल्कुल वैसी ही हो। फाइनली मैंने वो सवाल पूछ लिया जो मेरे दिल में था। क्यों? मिनियाओं ने स्माइल किया और अपना सर झुका लिया। उसने प्यार से उस बच्ची के सर पर हाथ फेरा। हमारे अलग होने के बाद डाकू मेरे पीछे पड़ गए थे। तब उन्होंने मुझे मौत के मुंह से बचाया। आधे साल बाद मेरी इंजरीज ठीक हो गई और वॉर खत्म हो गया। ये कहकर मीनू रुकी। उसकी आंखों में थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट और हेल्पलेसनेस थी। फिर उसने एक लंबी सांस ली, स्माइल किया। उसके बाद मैंने तुम्हारा 3 साल तक वेट किया। उन्होंने इन 3 सालों तक मेरी देखभाल की। ये सब सुनकर मैं एक पल के लिए ब्लैंक हो गया। फिर मैंने रिलीफ के साथ स्माइल किया। बस इस स्माइल में थोड़ी सी कड़वाहट थी। मैं 10 साल तक सोता रहा। मेरे लिए ये टाइम बहुत छोटा है, पर मीनू के लिए 10 साल बहुत लंबे थे। एक जिंदगी में कितने ही 10 साल होते हैं। असल में जब से मैं इस दुनिया में आया हूं और मुझे ये इमॉर्टैलिटी की अजीब बीमारी लगी है, हमारी किस्मत में 2 अलग दुनिया के लोग बनना ही लिखा था। ये सोचते हुए मैं नीचे झुका और बच्ची के सर को टच किया। बच्ची, तुम्हारा नाम क्या है? मेरी बात सुनकर बच्ची ने अपना सर घुमाया और अपनी मां को देखा। इन भैया को बताओ, ये तुम्हारी मम्मी के एक पुराने दोस्त हैं। अपनी मां की परमिशन मिलने के बाद बच्ची ने साफ आवाज में कहा, मेरा नाम से नियान फैन है। मैं इस साल 6 साल की हूं। नियान फैन। मैंने ये नाम कई बार धीरे से बोला। फिर मैंने स्माइल किया और कहा, कितना प्यारा नाम है। इन भैया के नाम में भी फैन आता है, पर मेरा नाम जीव फैन है। तुम मुझे जीव फैन कह सकती हो। मेरा बोलना खत्म होते ही मैं उठा और चलने लगा। ये देखकर मीनियाओं के मुंह से अचानक निकला, तुम कहां जा रहे हो? ये सुनकर मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। मैंने उनकी तरफ पीट करके मां और बेटी को हाथ हिलाया। मेरा पुराना घर अब नहीं रहा, पर मैं देख रहा हूं कि उस लंगड़े का कॉफिन शॉप अभी भी वहां है। सेनियान फैन ने अपना सर उठाया और पूछा, क्या जीव फैन आपके दोस्त हैं? दोस्त नहीं, उसने कहा, एक बहुत ही फेमिलियर पुरानी जान पहचान वाले। उसके बाद मुझे उस लंगड़ी की कॉफिन शॉप में काम मिल गया, जहां मुझे खाना मिलता था। उस लंगड़ी ने मुझे अपना काम सिखाया जैसे वही मेरी सैलरी हो। 8 साल पलक झपकते ही गुजर गए। 5वें साल में वो लंगड़ा भी नहीं बचा। एक रात कॉफिन में सोने के बाद मुझे किसी ने जगाया, ज्यूफान भैया। ठीक उसी टाइम एक जवान लड़की ने कॉफिन शॉप का दरवाजा खोला। उसकी आवाज से मैं जाग गया। फिर हार मानते हुए मैं कॉफिन से बाहर निकला और कहा, नियान फान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, ये एक कॉफिन शॉप है। तुम जैसी लड़की का रोज यहां आना ठीक नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? से नियान फान ने अपनी जीभ बाहर निकाली। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, उन्हें जो कहना है कहने दो। ये कहकर से नियान फान आराम से पीछे किचन की तरफ चली गई। मैं एक हल्की सी सांस छोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। 1 साल पहले एक महामारी प्लेग फैली थी। मियानो और उसका हस्बैंड उस ठंडी सर्दियों को सरवाइव नहीं कर पाए। मैंने खुद उनका फ्यूनरल ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की। मैं दुनिया घूमना चाहता था,
पर नियान फान का इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मुझे शांति पाने के लिए इस बच्ची की शादी होने तक का वेट करना होगा। खाना खाते वक्त हम दोनों शांति से चावल का दलिया पी रहे थे। अचानक से नियानफान ने ऊपर देखा और कहा, ज्यूफान भैया, क्या आप एक इमॉर्टल यानी अमर हो? मैंने नियानफान के सर पर हल्के से मारा। क्या बकवास कर रही हो बच्ची? अगर मैं एक इमॉर्टल होता तो मैं तुम्हारी मां को प्लेग में मरने कैसे देता? तुम्हारी मां मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरा जवाब सुनकर सी नियानफान ने अपना सर झुका लिया और अपने हाथ में रखे बोल को देखने लगी। ज्यूफान भैया, मैं 14 साल की हूं। मैं अब पहले जैसी छोटी बच्ची नहीं रही। कुछ बातें हैं जो आप मुझसे छुपा नहीं सकते। तुम मुझे अपनी मां को ना बचा पाने के लिए ब्लेम कर रही हो? सी नियानफान ने जल्दी से कहा, नहीं, मैंने आपको कभी ब्लेम नहीं किया। जब मेरी मां की डेथ हुई, मैंने आपकी आंखों में दुख और दर्द देखा था। बचपन से आपने मेरी एक बहन की तरह देखभाल की है। अगर आपके पास मेरी मां को बचाने का कोई रास्ता होता तो आप उन्हें मरने नहीं देते। ये सीक्रेट मेरी मां ने मरने से पहले मुझे बताया था। वो जानती थी। हालांकि सी नियानफान ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि एक बन ने उसका मुंह बंद कर दिया। बस, कल मैं तुम्हें खरगोश का शिकार करने ले जाऊंगा। मैंने दलिया पीने के लिए अपना बोल फिर से उठाया। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे सी नियानफान की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा, पर सी नियानफान की आंखों में आंसू भर आए। आपने पास्ट में एक चांस मिस कर दिया था और अब क्या आप फिर से वही करने वाले हो? सी नियानफान को इतना एजिटेटेड देखकर मेरे पास अपना बोल वापस रखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने प्यार से कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपने हाथों से दफनाएं। नहीं, आप समझते हो मैं क्या कहना चाहती हूं। ये सुनकर सी नियानफान अपने हाथों की मुट्ठी भींचने से खुद को रोक नहीं पाई। 18 साल पहले मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। उस वक्त ज्यूफान भैया को मेरी मां से प्यार था, पर अब 18 साल बीत चुके हैं और ज्यूफान भैया अभी भी एक 20 साल के लड़के जैसे ही दिखते हैं। सी नियानफान को बाकी चीजें तो समझ नहीं आती, पर वो ये जानती है कि ज्यूफान भैया बहुत बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह सकते हैं। इतना लंबा टाइम जो आम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये सोचते हुए सी नियानफान की होंठ कांप रहे थे, पर फिर भी उसने जबरदस्ती एक स्माइल की और कहा, ज्यूफान भैया को बेवकूफ बनाना हमेशा इतना आसान होता है। मैंने आपको फिर से ट्रिक कर दिया। पनिशमेंट के तौर पर आज आप मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हो? ये सुनकर मैंने अपने पास से लकड़ी का बना एक छोटा सा खरगोश निकाला और उसे दे दिया। ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। सी नियानफान ने उस खरगोश को अपने हाथ में जोर से पकड़ लिया। ज्यादा फोर्स की वजह से उसकी उंगलियां थोड़ी पीली पड़ गई थीं। जियोफैन भैया, मैंने सुना है कि कल इमॉर्टल्स शहर में डिसाइपल्स को रिक्रूट करने आएंगे। मैं ट्राई करना चाहती हूँ। इमॉर्टल्स बहुत बहुत लंबे टाइम तक जी सकते हैं। शायद तब मैं हमेशा आपके साथ रह सकूं। नियानफान, एक इमॉर्टल बनना इतना आसान नहीं है। सी नियानफान दरवाजे से बाहर निकली, थोड़ी देर रुकी। जियोफैन भैया, क्या आपने कभी एक लाइन सुनी है कि लोग अपनी पूरी जिंदगी उस चीज से बंधे रह जाते हैं जो उन्हें अपनी जवानी में नहीं मिल सकी? ऐसा करके वो बस तुम्हारे लिए एक और जंजीर, चेन ऐड कर रहे हैं। जिस डायरेक्शन में सी नियानफान गायब हुई थी, उसे देखते हुए मैं बहुत देर तक शांत खड़ा रहा। मैं अपने अंदर क्या सोच रहा था, ये कोई नहीं जानता। अगले दिन एक गोल्डन लाइट नीचे आई, जिसने उस प्लेग को खत्म कर दिया जो 1 साल से गांव को बर्बाद कर रहा था। इमॉर्टल्स के मैनिफेस्टेशन एक्ट की बात करें तो वो औरत जो फ्लाइंग स्वॉर्ड पर खड़ी थी, उसने थ्रू आउट एक कोल्डनेस बनाए रखी थी जिससे लोग दूर ही रहें। अनाउंसमेंट थी उनके लिए जो 16 साल से कम उम्र के थे। जो लोग इमॉर्टैलिटी पाना चाहते हैं, वो इमॉर्टल्स के साथ अपनी अफिनिटी टेस्ट करने के लिए आगे आ सकते हैं। इस एक लाइन ने पूरे गांव को एक्साइटेड कर दिया। एक इमॉर्टल बनने से ना सिर्फ भूख की सफरिंग से बचा जा सकता है, बल्कि रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म के दुख से भी छुटकारा मिलता है। सब लोग अपने बच्चों को इमॉर्टल्स के साथ अफिनिटी टेस्ट करवाने के लिए ले आए, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग उस बड़ी चट्टान को चमका पाए। बहुत देर तक लाइन में लगने के बाद आखिरकार सी नियानफान उस जाइंट रॉक के सामने आई और उसने धीरे से अपना हाथ उस पत्थर पर रखा। उसी वक्त उस पत्थर से अचानक एक डैज़लिंग ब्लू लाइट निकली। तुम तो सुप्रीम क्वालिटी की वाटर स्पिरिचुअल रूट वाली लड़की निकली। क्या तुम मुझे अपने मास्टर के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो?
एक इमॉर्टल को उसको एज अ डिसाइपल एक्सेप्ट करते देख सीन यानफान शुरू में बहुत खुश हुई, पर उसके चेहरे पर स्माइल ज्यादा देर नहीं टिकी। वो जल्द ही हेजिटेट करने लगी। क्या तुम्हें अपने फैमिली मेंबर्स की चिंता हो रही है? उस औरत को कोई जल्दी नहीं थी। जब मॉर्टल्स को पहली बार इमॉर्टल्स के साथ अफिनिटी मिलती है तो उनमें से ज्यादा लोग दुनिया में अपने फैमिली टाइज से अलग नहीं होना चाहते। औरत की बातें सुनकर सीन यानफान ने अपना सर उठाया। इमॉर्टल, क्या मैं आपको मास्टर बनाने के बाद वापस आ पाऊंगी? बिल्कुल तुम आ सकती हो। अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद तुम माउंटेन से नीचे आ सकती हो। ये लो, इसमें कुछ चीजें हैं जो तुम अपनी फैमिली को दे सकती हो। सीन यानफान थोड़ी कंफ्यूज थी। इमॉर्टल? इसके अंदर क्या है? घर वापस जाने के बाद जब तुम इसे खोलोगी तुम्हें पता चल जाएगा। 1 घंटे के अंदर मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगी। दूसरी तरफ कॉफिन शॉप में मैं कॉफिन में आधा लेटा हुआ पड़ रहा था। सेन यानफान अपने होंठ दबाते हुए अंदर आई। उसकी आवाज बहुत वीक थी। ग्यूफान भैया, एक इमॉर्टल मुझे अपनी डिसाइपल बनाना चाहती हैं। ये सुनकर मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई बुक नीचे रख दी। क्या तुम सच में जाना चाहती हो? किस लिए? तालियों के लिए, फॉर अप्लॉज। ये 4 सिंपल वर्ड्स 1000 जिन जितने भारी थे, क्योंकि सेन यानफान समझती थी सिर्फ इटर्नल लाइफ पाकर ही इटर्नल लाइफ का हमेशा के लिए साथ निभाया जा सकता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मॉर्टल से इमॉर्टल्स बन गए हैं, पर आज तक कोई इमॉर्टल कभी मॉर्टल नहीं बन पाया। ये देखने के लिए काफी है कि इटर्नल लाइफ का रास्ता एक ऐसी सड़क है जहां से कोई वापसी नहीं है। अगर एक दिन तुम चलते चलते थक जाओ तो पीछे मुड़कर देखना। यूफान भैया हमेशा एक हग के बाद तुम्हारे पीछे खड़े रहेंगे। सेन यानफान ऐसे ही चली गई। पलक झपकते ही 8 साल बीत गए। कॉफिन शॉप अभी भी वही कॉफिन शॉप है और मैं अभी भी पहले जैसा ही हूं। हालांकि गांव में बहुत से लोग अब मुझ पर शक करने लगे हैं। वो कहते हैं कि मैं किसी मॉन्स्टर का रूप हूं। अब जब वो लोग जा चुके हैं जिनकी मुझे परवाह थी, तो मेरे पास कोई बंधन, अटैचमेंट्स नहीं बचा। इसके बाद मैं लिंग लॉन्ग सेक्ट जाऊंगा और कुछ नहीं, मैं बस नियानफान को देखना चाहता हूं, इस लड़की को देखना चाहता हूं। उस इमोर्टल की माने तो साउथ में हजारों मील दूर एक सेक्ट है जिसका नाम लिंग लॉन्ग सेक्ट है। आम लोगों को पैदल वहां पहुंचने में 30 साल लगेंगे, पर मैं अलग हूं। अगर ये काफी नहीं है तो 50 साल लग जाएंगे। वैसे भी मेरे पास सबसे ज्यादा जो चीज है वो टाइम ही तो है। नियानफान ने मुझे जो लगेज दिया था उसमें थोड़े गोल्ड और सिल्वर के अलावा एक पिल और एक कल्टीवेशन टेक्निक भी है। उसमें जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग जो लोग 3 दिन में की रिफाइनिंग की फर्स्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं वो जीनियस है। जो लोग 1 दिन में इस फर्स्ट स्टेज तक पहुंच सकते हैं वो टॉप लेवल की जीनियस है। जो 1 घंटे में फर्स्ट स्टेज तक पहुंच जाते हैं वो ऐसे जीनियस हैं जो 100 साल में एक बार पैदा होते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं भी इतना बुरा नहीं हूं। मुझे की रिफाइनिंग की फर्स्ट स्टेज तक पहुंचने में 20 साल लग गए। इन 20 सालों में मैंने उन स्किल्स का यूज किया जो मैंने कॉफिन शॉप में सीखे थे। मैं जहां भी जाता सफर का खर्चा निकालने के लिए कुछ फ्यूनरल्स करवा देता था। फाइनली मुझे लिंगलोंग माउंटेन के नीचे बेस एक छोटे से गांव तक पहुंचने में 50 साल लग गए। हालांकि यहां एक रूमर फैली हुई थी। कहा जाता था कि लिंगलोंग माउंटेन ने 1000 साल में एक अनोखा जीनियस पैदा किया है जिसका नाम शी नियन फैन है। सेक्ट ज्वाइन करने के सिर्फ 50 साल बाद ही उसने गोल्डन कोर फॉर्मेशन पूरा कर लिया था। उसकी इस अमेजिंग टैलेंट ने सेक्ट मास्टर को भी अलर्ट कर दिया था, जो काफी लंबे टाइम से आइसोलेशन, एकांत में थे। हेवन की ऐसी प्रेशियस जेम को देखकर अनगिनत यंग टैलेंट्स भरी भीड़ में वहां आते थे, इस उम्मीद में कि वो उसके साथ कल्टीवेशन पार्टनर बन सके। हालांकि इतने सारे जीनियसेस के सामने सीन यानफान का जवाब हमेशा एक ही सेंटेंस होता था, तुम सब मिलकर भी लॉन्जिविटी के बराबर नहीं हो। ये सभी इमॉर्टल कल्टीवेटर्स का सपना है। टाइम के साथ सीन यानफान को इमॉर्टल कल्टीवेशन की दुनिया में सबसे प्योर, पवित्र साधक के रूप में भी जाना जाने लगा। उसके इस ह्यूज अटेंशन के कंप्लीटली ऑपोजिट मेरी प्रेजेंस ना के बराबर थी। पूरे गांव में किसी ने नोटिस नहीं किया कि एक कॉफिन शॉप खुल गई है। पलक झपकते ही 3 साल गुजर गए। एक दिन एक छोटे मंक ने ध्यान से अपना सिर अंदर किया। उसने पूछा, क्या कोई है? आवाज सुनकर मैं कॉफिन में बैठ गया। बेनिफैक्टर, कॉफिन्स तो मुर्दों के सोने के लिए होते हैं, आप कॉफिन में कैसे लेट सकते हैं? मैंने स्माइल किया और कहा, छोटे मंक, तुम जो कह रहे हो वो पूरी तरह सच नहीं है। चाहे वो मॉर्टल्स हों या इमॉर्टल कल्टीवेटर्स, एंड में सबकी मौत तय है। जब ऐसा ही है तो जिंदों को अपनी आखिरी मंजिल से नफरत क्यों करनी चाहिए?
मेरी बातें सुनकर छोटे मंक ने अपना सिर झुकाया और सोचा। फिर उसने अपने दोनों हाथ जोड़े। अमिताभा, आपकी इस गाइडेंस के लिए शुक्रिया बेनिफैक्टर। ये छोटा मंक सिर्फ ऊपरी दिखावे में उलझा हुआ था। इस मंक का नाम जिक्सू था। उसने अपने आने की वजह बताई। हाल ही में टियानफो टेम्पल और लिंगलोंग सेक्ट ने मिलकर एक डिमोनिक कल्टीवेटर को हराया था, जिसने बहुत पाप किए थे। छोटे मोंक का दिल अच्छा है और वो नहीं चाहता कि उसकी बॉडी ऐसे ही खुले में सड़ती रहे, इसलिए वो उसे दफनाने के लिए एक कॉफिन खरीदना चाहता है। उसके बाद जिंगसू के रास्ता दिखाने पर आखिरकार मैं उस डिमोनिक कल्टीवेटर से मिला। उस वक्त वो उन मरे हुए आम मॉर्टल्स से कुछ अलग नहीं था। जिंगसू एक साइड में खड़ा होकर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स पढ़ रहा था, जबकि मैं दूसरी तरफ खड़ा बॉडीज उठा रहा था, मिट्टी खोद रहा था, गड्ढा बना रहा था और दफनाने के लिए कॉफिन को नीचे उतार रहा था। पर जब मैं टूम्बस्टोन, कब्र का पत्थर लगा रहा था, तो मैं रुक गया। इसका नाम क्या है और जिसने ये टूम्बस्टोन लगाया है वहां किसका नाम लिखूं? ये सुनकर छोटे मॉन्क ने अपने हाथ जोड़े। ये बेनिफैक्टर हेवनली डीमन सेक्ट का मास्टर है। इसका टाइटल ब्लड डीमन एंसेस्टर है। किसी को इसका असली नाम नहीं पता। ये मॉन्क अपने सेक्ट के रूल्स से बंधा हुआ है और उसके लिए टूम्बस्टोन नहीं लगा सकता। मैंने एक पल के लिए सोचा और फिर टूम्बस्टोन पर लिख दिया, यहां हेवनली डीमन सेक्ट का ब्लड डीमन एंसेस्टर दफन है, जिसे ग्रेव डिगर जेफान ने बनवाया है। बेनिफैक्टर, आपका टाइटल ग्रेव डिगर है? हाँ, मैं कॉफिन्स बेचता हूं। मैं लाशें उठाने और उन्हें दफनाने में एक्सपर्ट हूं। ग्रेव डिगर के अलावा मैं और क्या हो सकता हूं? मेरे जाने के बाद अगर ऐसा कुछ और काम हो तो मुझे ढूंढना मत भूलना। कॉफिन शॉप में वापस आने के बाद मैंने एक दांत निकाला। ये मुझे ब्लड डीमन एंसेस्टर की बॉडी से मिला था। पहली नजर में ये किसी आम दांत से अलग नहीं लगता, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो नोटिस किया जा सकता है कि इस पर छोटे छोटे कैरेक्टर्स एनग्रेव हुए हैं। ये स्टोरेज को लॉक करने वाले रूल्स का एक सेट है। 3 महीने बाद मैंने उस एरे को डिकोड कर लिया। मुझे इसके अंदर से एक बुक मिली। ये ब्लड डीमन एंसेस्टर की खुद की रिसर्च नॉलेज थी। इसमें लिखा है कि उसका खुद का टैलेंट अच्छा नहीं था। उसके पास सबसे लोएस्ट ग्रेड की मिक्स्ड स्पिरिचुअल रूट थी। ची रिफाइनिंग स्टेज में बहुत सालों तक स्ट्रगल करने के बाद ब्लड डीमन एंसेस्टर के दिमाग में ये आइडिया आया। क्योंकि स्पिरिचुअल रूट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो कल्टीवेशन के थ्रू स्पिरिचुअल रूट्स की क्वालिटी को इंप्रूव करना पॉसिबल होना चाहिए। इसलिए उसने जिंदा लोगों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। एंड में उसे पता चला कि पिल्स, कल्टीवेशन टेक्निक्स या किसी भी और तरीके से स्पिरिचुअल रूट्स की क्वालिटी इंप्रूव नहीं की जा सकती। पर एक स्पिरिचुअल रूट जो दूसरी स्पिरिचुअल रूट को निगल ले, वो अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकती है। इस सीक्रेट का पता चलने के बाद ब्लड डीमन पेट्रियार्क ने सच में अपना काउंटर अटैक शुरू किया, पर एंड में उसकी इस मारकाट की वजह से बाकी सेक्ट्स ने उसे घेर लिया। स्पिरिचुअल रूट्स को निगलने के अलावा उसके पास और भी बहुत से आइडियाज थे, जैसे आर्टिफिशियल स्पिरिचुअल रूट्स बनाना और मॉन्स्टर्स का यूज करके उन्हें ह्यूमन बॉडी में इम्प्लांट करना। स्पिरिचुअल रूट बनने के बाद के दिन शांत और अकेले थे, पर यह बताना जरूरी है कि वो काइंड मॉन्क हमेशा वक्त वक्त पर मुझसे मिलने आता था। कभी कभी वो मुझसे लोगों की डेड बॉडीज उठाने को कहता, कभी कभी वो मुझे अपने कल्टीवेशन के एक्सपीरियंसेस बताता, पर हम दोनों जिस बारे में सबसे ज्यादा बात करते थे वो था बुद्धा, या यूं कहूं कि फिलॉसफी। और दुनिया घूमने के अपने 50 साल के एक्सपीरियंस की वजह से ज्यादातर डिबेट्स मैं ही जीतता था। साल धीरे धीरे बीतते गए, 20 साल और गुजर गए। वो छोटा मॉन्क अब एक बड़ा मॉन्क बन गया था। ग्यूफान, आज ये हम्बल मॉन्क तुम्हारे साथ 300 राउंड्स तक डिबेट करेगा। मैंने उसे एक केयरलेस लुक दिया। कम से कम तुम टियानफू टेम्पल के उत्तराधिकारी तो हो, लोगों की नजरों में मास्टर जिग्जू। अगर लोग तुम्हें अभी इस हालत में देख लें तो क्या वो तुम पर हंसेंगे नहीं? जिग्सू ने अपनी आंखें घुमाई। किससे फर्क पड़ता है लोग क्या सोचते हैं। वैसे टॉपिक पर वापस आते हैं। तुम्हारा कल्टीवेशन का टैलेंट सच में बकवास है। 20 साल पहले तुम 3rd लेवल पर थे, अब तुम सिर्फ 4th लेवल पर हो। मुझे डर है कि एक दिन तुम मर जाओगे, तब मैं किसके साथ डिबेट करूंगा? मैंने हल्के से स्माइल किया। कल्टीवेशन टैलेंट ऐसी चीज नहीं है जो मैं डिसाइड कर सकूं। मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास कल्टीवेशन के लिए टैलेंट नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। हालांकि मैं इस फैक्ट को नहीं बदल सकता कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट नहीं है। तुम मुझे कभी नहीं बताते कि तुम कितने लंबे वक्त से जिंदा हो। मैं अपने इकलौते दोस्त को खोना नहीं चाहता। मैंने हल्के से स्माइल किया। जिंदगी और मौत पहले से तय है।
किस्मत और दौलत हेवन के हाथ में है। अपनी लाइफ स्पैन को इतना सीरियसली मत लो। सब कुछ नेचुरल तरीके से होने दो। आज मैं तुम्हारे साथ डिबेट नहीं करना चाहता। मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? सिर्फ तभी जब तुम अग्री करो। जिक्सू की जिद देखकर मैं हेल्पलेसली स्माइल करने लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम मेरे इस काम में हेल्प करो। जैसे ही मैंने ये वर्ड्स कहे, जिक्सू तुरंत कॉफिन से कूदकर बाहर आ गया। क्या हुआ? सीधे सीधे कहो। मैं जिक्सू गारंटी देता हूं कि मैं ये करूंगा। मैंने अपनी पॉकेट से गोल्ड शेप का एक पपेट निकाला। तुम लिंगलोंग सेक्ट इसलिए जा रहे होगे ताकि तुम फेरी नियानफान की एल्डर बनने की सेरेमनी अटेंड कर सको। मैं चाहता हूं कि तुम उसे ये चीज दे दो। ये देखकर जिक्सू ने अपना सर हिलाया। मुझे मत बताना कि तुम फेरी नियानफान को पसंद करते हो। उस औरत को कल्टीवेशन पार्टनर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेहतर होगा कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हें बस ये चीज उसके हाथों में देनी है। फालतू की बातें मत करो। एंड में जिक्सू ने मेरे हाथ से वो पपेट ले लिया। पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। मैं इसे डिलीवर करने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं, पर अगर उसके सूटर्स को इसके बारे में पता चल गया तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि तुम एक दर्दनाक मौत मरोगे। जिक्सू को वहां से जाते हुए देखकर मैंने एक खामोश सांस छोड़ी। मॉन्क, हम 80 साल बाद मिलेंगे। दूसरी तरफ लिंगलोंग सेक्ट के अनगिनत कल्टीवेटर्स हर डायरेक्शन से वहां इकट्ठा हो रहे थे। उनका एक ही मकसद था, नियानफान की एल्डर बनने का जश्न मनाना। जब से वो लिंगलोंग सेक्ट आई थी, उसने अपने टैलेंट के दम पर सिर्फ 70 सालों में ही नेसेंट सोल स्टेज को अचीव कर लिया था। कल्टीवेशन की ऐसी स्पीड पूरे ग्रेट इन एम्पायर में कभी नहीं सुनी गई थी। वो कोई झगड़ा शुरू नहीं करती, कोई कल्टीवेशन पार्टनर नहीं बनाती और सेक्ट की पावर पॉलिटिक्स को भी इग्नोर करती है। अगर कोई उसे इस कड़ी तपस्या का मकसद पूछता तो उसका जवाब हमेशा सिर्फ 2 लफ्जों का होता, लॉन्जेविटी। उसकी मास्टर शुए लिंगलोंग ने से नियानफान को जगाया, जो ध्यान में बैठी थी। तुम अभी तक उसे भुला नहीं पाई हो। मैंने इमॉर्टल कल्टीवेशन के रास्ते पर कदम रखा, सिर्फ उसके लिए। अगर वो ना हो तो सब कुछ बेकार है। शुए लिंगलोंग उसे ठंडे दिमाग से समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो एक मॉर्टल आम इंसान है। 70 साल बीत चुके हैं। अब वो एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी बन चुका होगा। एंड में तुम दोनों अलग अलग दुनिया के हो। क्या तुम ये समझती हो? शुए लिंगलोंग की बातें सुनकर सी नियानफान ने हल्की से स्माइल किया। मास्टर, आप नहीं समझती। जियोफान भैया जो कहते हैं वो हमेशा पूरा करते हैं। उन्होंने कहा था कि इमॉर्टैलिटी का रास्ता बहुत लंबा है और अगर मैं कभी पीछे मुड़कर देखूंगी तो वो मेरे पीछे खड़े मिलेंगे। उन्होंने ऐसा कहा है तो वो जरूर ऐसा करेंगे। अपनी डिसाइपल की इस जिद के आगे शुए लिंगलोंग हार मानकर सांस छोड़ने के सिवा कुछ ना कर सकी। मैंने सुना है कि तुम भी 70 साल से उसी के इंतजार में हो। जब भी मैं उसकी बात करती हूं तभी वो मुझ पर हंसती है। अगर किसी दिन ये छोटा सा इल्यूजन टूट गया तो मुझे डर है कि मेरी डिसाइपल का डाओइस्ट हार्ट तुरंत टूटकर बिखर जाएगा। जल्द ही एल्डर बनने की कोरोनेशन सेरेमनी शुरू हुई। एक के बाद एक कॉन्ग्रेचुलेटरी गिफ्ट्स आने लगे। जिक्सू इतना नर्वस था कि अपना सर खुजा रहा था। टियानफू टेम्पल का गिफ्ट तो पहले ही दिया जा चुका है। मैं ये लकड़ी का खिलौना कैसे भेज सकता हूं? मुझे बस हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा। नियानफान के पोयम्स और बुक्स देखने के वक्त जिक्सू के प्रेजेंट किए गए उस एक और गिफ्ट ने पूरी सेरेमनी को अचानक शांत कर दिया। इस अहम मौके पर एक आदमी अकेले आकर अपना गिफ्ट दे रहा था। इसका इशारा सबको साफ समझ आ रहा था। नियानफान ने बिना किसी एक्सप्रेशन के सर हिलाकर कहा, मैंने तुम्हारा इंटेंशन एक्सेप्ट कर लिया है। लोगों को नियानफान से इस ठंडे एटीट्यूड की ही उम्मीद थी। बड़ी शर्म की बात है कि टियानफू टेम्पल का सबसे समझदार हेयर उत्तराधिकारी इस मॉर्टल दुनिया के प्यार में पड़ गया। पर जिससे उसे प्यार हुआ है वो फेरी नियानफान है, जो पूरी तरह से डाओ को डेडिकेटेड है। ये गॉसिप कम से कम 20 साल तक चलेगी। पर जब सबको लग रहा था कि सब कुछ पहली जैसा ही होगा, फेरी नियानफैन, जो हमेशा एक आइस क्रिस्टल की तरह कोल्ड रहती थी, अचानक खड़ी हो गई। उसके हाथ, जिसमें उसने उस पपेट को पकड़ा हुआ था, कांप रहे थे और वो उसकी सिलाई के निशानों को प्यार से सहला रही थी। जानवर का ये अनोखा शेप पूरी दुनिया में सिर्फ जियोफान भैया ही ऐसा बना सकते हैं। उन्होंने सच में अपना वादा नहीं तोड़ा। वो हमेशा मेरे साथ थे। ये सोचते हुए नियानफैन के चेहरे पर एक ऐसी स्माइल आई जिसने आसमान और जमीन की चमक को भी फीका कर दिया। मुझे ये बहुत पसंद आया। सेरेमनी खत्म होने के बाद अकेले में आकर मुझसे मिलना। ये क्या हो रहा था? इमॉर्टल फेरी नियानफैन ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज की एक कल्टीवेटर को चुन लिया है। ये देखकर मॉन्क शू लिंगलोंग खुशी के आंसू रोने लगा।
लिंगलोंग सेक्ट के एंसेस्टर्स का शुक्रिया नियान फैन को प्रोटेक्ट करने के लिए। आखिरकार उसे समझ आ गया था। सबके जाने के बाद सेक्ट के हेड ने वार्मली जिग्सू से हाथ मिलाया। तुम जवान लोगों के मामले हैं, हम पुरानी जनरेशन के लोग 100 साल तक दखल नहीं देंगे। जब तुम्हारा रेल्म स्टेबल हो जाए तो लिंगलोंग सेक्ट आकर शादी का प्रपोजल जरूर रखना। नहीं नहीं। एल्डर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा सच में वो मतलब नहीं था। प्लीज मेरी बात सुनिए। और सेरेमनी खत्म होने के बाद जिंगसू नियानफान को उस कॉफिन शॉप में ले गया, पर सभी लोग वहां से बहुत पहले ही जा चुके थे। मार्शल अंकल, मेरी बात सुनिए। ये जगह सच में पहले एक कॉफिन शॉप थी। जूफान अचानक से गायब क्यों हो गया? से नियानफान ने हल्के से स्माइल किया। अब से चाहे तुमसे कोई भी पूछे, तुम्हें जूफान का नाम नहीं लेना है। अगर तुमने एक लफ्ज भी बाहर निकाला तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी। जिंगसू ने सर हिलाया। मार्शल अंकल, आप फिक्र मत करें। ये छोटा मॉन्क गारंटी देता है कि वो एक वर्ड भी रिवील नहीं करेगा। पर अगर कल को नए लोग आकर इन्वेस्टिगेशन करें तो ये छोटा मॉन्क क्या जवाब दे? तुम उन्हें अपनी और उसके बीच का वाकया बता सकते हो, पर उसका हुलिया और नाम छुपा लेना। अगर तुम सच में ये बात ना छुपा पाओ तो तुम ग्रेव डिगर यानी कब्र खोद लफ्ज का यूज करना। ये छोटा मॉन्क समझ गया। क्या? इतना कहकर से नियानफान मुड़ी और चली गई। नियानफान की जाती हुई पीठ को देखकर जिंगसू ने फिर से उस खाली कॉफिन को देखा। जिग्सू के दिमाग में बहुत सारे सवाल जमा हो गए थे, पर उसके इन सवालों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। वो ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि वो कहाँ चला गया। इसी बीच किसी दूर दराज इलाके में मैं हाथ में एक कंपस लिए हुए खड़ा था। आखिरकार मुझे एक ऐसी जगह मिल ही गई जहां का फेंगशुई बहुत अच्छा है। लेफ्ट में ग्रीन ड्रैगन, राइट में व्हाइट टाइगर। ये सच में एक बहुत अच्छी जगह है। मेरी लास्ट अवेकनिंग को लगभग 80 साल हो चुके हैं। अब सोने का वक्त आ गया है। मैंने बड़ी महारत से गड्ढा खोदा, एक जीट का कॉफिन बुलाया और उसके अंदर लेट गया। इस बार अलग ही था कि ये कॉफिन एक हल्के हरी रंग के मेडिसिनल लिक्विड से भरा हुआ था। जब से मुझे उस ब्लड डीमन एंसेस्टर की बुक मिली थी, मैं आर्टिफिशियल स्पिरिचुअल रूट्स के बारे में सोच रहा था। 10 साल बाद मुझे सच में एक सेफ और रिलायबल तरीका मिल गया। वो था मेडिसिनल बाथ। वुड एट्रीब्यूट वाली स्पिरिचुअल हर्ब्स में अगर लंबे टाइम तक सोख करके रखा जाए तो वुड एट्रीब्यूट की स्पिरिचुअल ऑरा की सेंसिटिविटी बढ़ जानी चाहिए। इस तरह से किसी को भी वो वुड स्पिरिचुअल रूट मिल जाएगी जिसके बारे में लोग बात करते हैं। मैंने कॉफिन बंद किया और एक गहरी नींद में चला गया। 80 साल तक उस दवाई में डूबे रहने के बाद मैं अब एक लोएस्ट ग्रेड की मिक्स्ड स्पिरिचुअल रूट से बदलकर एक टॉप क्वालिटी की वुड स्पिरिचुअल रूट बन चुका था। ये आर्टिफिशियल स्पिरिचुअल रूट का तरीका सच में काम करता है। 80 साल बाद कॉफिन से बाहर निकलकर मैं फिर से बिना किसी मंजिल के भटकने लगा। वक्त तेजी से उड़ने लगा। जल्द ही 10 साल और गुजर गए। इस दौरान सैंकिंग मॉनेस्ट्री के एबट ने अपने सफर के दौरान देखा कि मेरे पास एक अनोखा टैलेंट है और उन्होंने मुझे अपना 8वां डिसाइपल बना लिया। सैंकिंग मॉनेस्ट्री में मैं दिन भर सिर्फ कल्टीवेट करता, सोता और किताबें पढ़ता था, जबकि मेरा एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर यिंगजून मुझसे बहुत निराश था। जूनियर ब्रदर जूफान, तुम सैंकिंग मॉनेस्ट्री में 10 साल से हो। इन 10 सालों में तुम अभी भी की रिफाइनिंग स्टेज के 9th लेवल पर अटक कर घूम रहे हो। क्या तुम सच में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हो या नहीं? ये सुनकर मैंने अपना हाथ हिलाया। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट की कोई जल्दी नहीं है। थोड़ा स्लो होने में कोई बुराई तो नहीं है ना? जिंदगी का रास्ता बहुत लंबा है, धीरे चलना ही बेहतर है। मेरे ये वर्ड सुनकर यिंगजून की आंखों के किनारे फड़कने लगे। इस जूनियर ब्रदर जूफान का टैलेंट काफी अच्छा है। जब टॉप ग्रेड की वुड स्पिरिचुअल रूट के साथ वो सैंकिंग मॉनेस्ट्री आया तो पूरे मॉनेस्ट्री ने उसे लाड प्यार किया। पर वक्त बीतने के साथ सबको इस जूनियर ब्रदर की प्रॉब्लम धीरे धीरे समझ आने लगी, और वो ये थी कि उसके पास हद से ज्यादा पेशेंस था। सीनियर ब्रदर यिंगजून परेशान था। ये स्लो होने की प्रॉब्लम नहीं है, तुम फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट करने का कोई प्लान ही नहीं बना रहे हो, है ना? टॉप ग्रेड की वुड स्पिरिचुअल रूट होने के बावजूद नॉर्मल हालत में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने में सिर्फ 5 साल लगने चाहिए थे, पर तुमने 10 साल निकाल दिए और अभी तक उसे क्रॉस नहीं किया। मैंने हल्के से स्माइल किया और फिर से किताबों के ढेर में डूब गया। सीनियर ब्रदर, मेरे लिए चीजें मुश्किल मत बनाओ। लड़ने के लिए आपका होना ही काफी है सीनियर ब्रदर। सीन चेंज होता है। सैंकिंग मॉनेस्ट्री के हेड डाउइस जॉनसन ने अपने 9 डिसाइपल्स को बुलाया। उन्होंने एक अजीब सा मुंह बनाते हुए मेरे कंधे पर हाथ रखा। जोफान,
क्या तुम अपने मास्टर को समझा सकते हो कि पिछली पहाड़ी पर जो पेड़ 300 साल से बिजली गिरने का शिकार हुआ था, वो अचानक एक कॉफिन में कैसे बदल गया? ये सुनकर मेरे 8 बाकी ब्रदर्स की होश उड़ गए। सैंचिंग मॉनेस्ट्री के मास्टर वैसे भी इस जूनियर ब्रदर को थोड़ा ज्यादा ही प्यार करते थे। बाकी डिसाइपल्स के लिए सैंचिंग मॉनेस्ट्री में कुछ ऐसी जगह ही थी जहां वो अपनी मर्जी से नहीं जा सकते थे, पर जूनियर ब्रदर के लिए ऐसी कोई रोक टोक नहीं थी। पर किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी कि जूनियर ब्रदर इस लाइटनिंग स्ट्रक ट्री के चक्कर में मास्टर के उस स्पेशल खजाने को हाथ लगाने की हिम्मत करेगा। मास्टर ने गोल्डन कोर कंप्लीट कर चुकी बड़ी डीमन से 3 महीने तक फाइट की थी और तब जाकर उन्हें 30 साल लग गए उस चोट से ठीक होने में। यिंगजुन ने खड़े होकर मेरी तरफ से दरख्वास्त की, मास्टर, जूनियर ब्रदर ने ये जानबूझकर नहीं किया होगा, प्लीज इस बार उसे माफ कर दीजिए। जानबूझकर नहीं किया? मैं बस ये सोच रहा हूं कि ऐसी कौन सी गलती हो सकती है जो इतनी शांति से मेरे उस बड़े फॉर्मेशन को तोड़ दे और उस लाइटनिंग स्ट्रक ट्री को एक कॉफिन बना दे। मास्टर, नेचुरली स्क्रिप्चर पवेलियन में ऐसी फॉर्मेशंस पर किताबें मौजूद हैं। इम्पॉसिबल। ये मेरा खुद का बनाया हुआ 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन है। आज के स्क्रिप्चर पवेलियन में इसके रिकॉर्ड्स कैसे हो सकते हैं? करंट वाले में नहीं है, पर 5 एलिमेंट्स फॉर्मेशन 100 साल पहले कल्टीवेशन वर्ल्ड में काफी फेमस था, इससे पहले कि नई फॉर्मेशंस ने उसकी जगह ले ली। ये सुनकर यिंगजुन अचानक मुझे डम्फाउंडेड होकर देखने लगा। जूनियर ब्रदर, मुझे मत बताना कि तुम बुकटूम में गए थे? मैंने स्माइल किया। जैसी उम्मीद थी, सेकंड सीनियर ब्रदर की नजर बहुत तेज है। असल में मैं सच में बुकटूम में गया था। डाविस जुआनसन को सरदर्द होने लगा। दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। यही असूल इमॉर्टल कल्टीवेशन वर्ल्ड की टेक्निक्स और नॉलेज पर भी लागू होता है। इसलिए स्क्रिप्चर पवेलियन को हर 50 साल में क्लीन किया जाता है। इसका मकसद पुरानी टेक्निक्स और बुक्स को हटाकर नई चीजें लाना होता है और उन हटाई गई किताबों को हजारों साल के लिए बुकटूम में भेज दिया जाता है। कोई नहीं जानता कि बुकटूम में आज तक कितनी किताबें इकट्ठी हो चुकी हैं। कोई नहीं जानता। यिंगजुन ने डरते हुए पूछा, जूनियर ब्रदर, कहीं तुमने टूम की सारी किताबें तो नहीं पढ़ ली? सीनियर ब्रदर, मजाक मत कीजिए। मैं आपका जूनियर ब्रदर सिर्फ 10 साल पहले ही यहां आया हूं। मैं उन्हें पढ़ना कैसे खत्म कर सकता हूं? यिंगजुन ये सुनकर थोड़ा रिलैक्स हुआ। हालांकि मैंने 3/10 हिस्सा पढ़ लिया है, मतलब लगभग 2,63,885 किताबें। जैसे ही ये बात बोली गई, सबको इस शौक से बाहर आने में काफी वक्त लगा। पर ओल्ड मास्टर अभी भी थोड़ा अपसेट थे। वो लकड़ी मैं 3 प्योर मास्टर्स की स्टैचूज बनाने के लिए यूज करने वाला था, अब वो जा चुकी है। बताओ, अब मैं क्या करूं? लोगों की दिलों को कैसे जीतूं? 3 मिट्टी की स्टैचूज ही काफी होंगी मास्टर। मैं चाहता हूं कि दूसरे लोग मुझे समझें। डाओइस्ट स्कूल को इन बाहरी दिखावों की जरूरत क्यों है? बात करते हुए मैंने अपना ब्रश निकाल लिया और मैं सीधा बाहर की तरफ निकला। मेरा ब्रश किसी ड्रैगन और स्नेक की तरह तेजी से मूव कर रहा था। सिल्वर कैलिग्राफी के 22 बड़े कैरेक्टर्स सबके सामने आ गए। अगर दिल बुरा और भटका हुआ है तो कितनी भी अगरबत्ती जला लो, कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम अपने शरीर को सच्चाई और नियत से सपोर्ट करते हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है अगर तुम मुझे देखकर सर ना झुकाओ। इस कोट को देखकर यिंगजुन तारीफ किए बिना नहीं रह सका। बहुत खूब जूनियर ब्रदर, सच में तुम्हारा ताल्लुक डाउ से है। ये 22 वर्ड्स पूरी तरह से हमारे डाउइस्ट स्कूल का स्टाइल दिखाते हैं। समझ, अंडरस्टैंडिंग ठीक ठाक है, पर उसकी अहमियत उस लाइटनिंग स्ट्रक वुड के सामने कुछ नहीं है। मैं इसे अभी के लिए याद रखूंगा। अगर तुम बुलियांग सीक्रेट रेल्म में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर पाए तो अपनी टांगों की खैर मनाना। अब दफा हो जाओ यहां से। ये कहने के बाद यिंगजुन ने मुझे पकड़ा और हम तेजी से वहां से भागे। हमारे जाने के बाद एल्डर जॉनसन ने उस कोट को ध्यान से पढ़ा जो उनके सामने लिखा था। सिर्फ मेरे एल्डर जॉनसन का डिसाइपल ही ऐसी कैलिग्राफी लिख सकता है जो डाओइस्ट मीनिंग से भरी हुई हो। वू याई, उस तुलू और श्वे लिंगलोंग को देखो, एक अच्छे डिसाइपल को लेने का कितना शो ऑफ करते हैं और पूरे दिन घमंड में घूमते हैं। जूफान के फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट क्रॉस करने के बाद मैं उनका घमंड जरूर तोड़ूंगा। ये कहकर एल्डर जॉनसन अपने हाथ पीछे किए हुए बहुत खुश होकर वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद हॉल के गेट पर जो पहले खाली था, अचानक एक धुंधली परछाई आई। मैंने 1000 साल तक डाओ की प्रैक्टिस की है और मेरा एक ग्रैंड डिसाइपल इस फॉर्मेशन की आर पार नहीं देख सकता। इंटरेस्टिंग। जल्द ही बुलियांग सीक्रेट रेल्म के खुलने का दिन आ गया।
बड़ी सेक्ट्स ने अपनी यंगर जनरेशन को इस एंशिएंट सीक्रेट ट्रेजर की हंट पर भेजा। अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो उन्हें वहां किसी बड़े एक्सपर्ट की लेगेसी भी मिल सकती है। जिसने मेरे साथ टीम बनाई थी वो मेरा 9th जूनियर ब्रदर जॉनसन था। अपने आसपास दिखने के बाद मैंने अचानक कहा, क्या ऐसा नहीं कहा जाता कि लिंगलोंग सेक्ट में फेरी नियान फान नाम की कोई जीनियस है? मुझे वो कहीं दिख क्यों नहीं रही? और जूनियर ब्रदर की अगली बातों ने मेरे होश उड़ा दिए। और मैं थोड़ा हैरान था। फेरी न्यानफान तो ग्रेट यन एम्पायर के बॉर्डर पर चली गई है। सिर्फ वही नहीं बल्कि त्यानफो टेंपल का मॉन्क जिक्सू भी वहां गया है। वहां वो नाइट मून किंगडम के खिलाफ यंग लड़ रहे हैं। नाइट मून किंगडम, जो कि डीमन रेस का कंट्री है, हर 200 साल में ग्रेटियन डायनेस्टी के साथ वॉर करता है। हालांकि ग्रेटियन डायनेस्टी ने बहुत बार उन्हें हराया है, पर वो कभी उन्हें पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए। पता नहीं क्या हो रहा है, पर इस बात को लेकर कि नाइट मून किंगडम ने वक्त से पहले ही वॉर शुरू कर दी है, मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। नेशनल वॉर एक ऐसी भयानक वॉर है जिसमें इमॉर्टल कल्टिवेटर्स आपस में लड़ते हैं, जिसकी तबाही लफ्जों में बयां नहीं की जा सकती। एक दशम, यहां तक कि अगर कोई नेसेंट सोल रेल्म पर भी हो तो उस बड़े एक्सपर्ट के भी मरने का रिस्क होता है। और जल्द ही सीक्रेट रेल्म ओपन होने का टाइम आ गया। एक 30 चक्कर आने के बाद मैं और वो एक फूलों के समुंदर में आकर खड़े थे।